आज हम बात कर रहे हैं खीरे और ककड़ी की। कद्दू कुल में सब्जियों में गोबर या कंपोस्ट की खाद का बहुत बड़ा महत्व है। नमस्ते, आप देख रहे हैं बातें खेती की और मैं हूं याशु गांधी। खेती की इन बातों में आज बात सलाद से जुड़ी हुई। हमारा मतलब है कि आज हम बात करेंगे खीरे और ककड़ी की। जी हाँ, सलाद का तो ये एक अहम हिस्सा होता ही है, साथ ही हमारे खाने के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। हमारी पाचन क्रिया के लिए अच्छी होती है क्योंकि इन दोनों में ही पानी का जो तत्व होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और विस्तार से बात करने के लिए स्टूडियो में विशेषज्ञ हमारे साथ हैं डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने स्वागत के लिए आपको धन्यवाद। डॉक्टर साहब, खीरे और ककड़ी की हम बात करेंगे। अगर मैं शुरुआत खीरे से करूं तो कहा जाता है कि सुबह सुबह खाली पेट अगर आप एक खीरा खा लें तो सारा दिन तरोताज़ा महसूस करेंगे, वजन भी कम होता है। ये तो हुई उसके सेवन की बात, लेकिन जब एक बार फसल इसकी खेत में जमकर तैयार हो जाए उस समय क्या ऐसा करें कि ये तरोताज़ा बना रहे हमारा खीरा? देखिए, खीरा जो है जब जैसे ही जमता है, जमने के बाद खीरा का जो तना होता है वो कमज़ोर होता है। और जैसे सूरजमुखी का पौधा है या और पौधे होते हैं, गेहूं का पौधा, गन्ना, ये सब अपने आप स्वयं अपने तने पर जो है खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो कद्दू कुल के जो सब्जियां हैं, इनके तने जो हैं कमज़ोर होते हैं। तो ये या तो ज़मीन पर फैलते हैं या फिर इनको जो है कृत्रिम रूप से हम जाल बना करके इसके ऊपर पौड़ाते हैं। तो जैसे ही हम देखते हैं कि हमारा अब खीरा पक जो है हम जम करके सीधा हो गया है, तो हम सबसे पहले अपना जाल बनाएंगे। बांस लेकर के और तार लेकर के बांस गाड़ लेंगे और उस पर तार जो है उससे हम पूरा जाल बिछा लेंगे और उस पर उसको हम ऊपर फैला देंगे, पौड़ा देंगे ऊपर, ताकि जो है अच्छी तरीके से वो उस पर जो है पौड़ जाए। तो उससे फ़ायदा हमको क्या होगा कि एक तो हमको उसमें सिंचाई करने में, खरपतवार निकालने में, इनमें सब में जो हमको बहुत आसानी रहेगी। और जो हम जाल बनाएंगे उसमें इस बात का ध्यान रखें कि हम आसानी से जो है उसमें चल फिर सकें। अब हमको देखना ये है कि उसमें कोई खीरा के अलावा कोई और खरपतवार तो नहीं है और कोई अन्य पौधे तो नहीं जमे हुए हैं। अगर कोई अन्य पौधे जमे हुए हैं तो स्वाभाविक है कि उनको तुरंत निकाल दिया जाए। तो ऐसी दशा में जैसे ही खीरा जो है 15-20 दिन का पौधा हो जाता है, तो हम पहली जो है निकाई गुड़ाई करते हैं। और उसके लिए जो है ये आवश्यक है कि हम खुरपी से जो है जो भी पौधे हैं जिन्हें हमें निकालना है, उनके लिए जड़ से ही जो है खुरपी से हम निकाल देंगे। इससे होगा ये कि जो खरपतवार है वो तो नष्ट हो ही जाएंगे और जो है मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, जड़ों का विकास अच्छा होगा। अच्छा, ये तो आपने कहा कि 15 से 20 दिन में इसकी निराई गुड़ाई करें। खीरे की खेती की बात हम कर रहे हैं। उर्वरकों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी तरह के खाद को जब इसमें डाला जाता है? तो इसके लिए जो हमारे उर्वरकों की बात आती है तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि कद्दू कुल की जो जातियां हैं, इसमें जितना भी पोषक तत्वों की संस्तुति की गई है उसका 1/3 गोबर या कंपोस्ट की खाद से पूरा करना चाहिए। तो ऐसी दशा में हम 200 से 250 क्विंटल पर हेक्टर खेत की तैयारी करते समय ही गोबर या कंपोस्ट की खाद अच्छी तरीके से मिला दें। उसके बाद अब आती है नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास को उर्वरक के रूप में देने की। तो हम 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फेट और 60 किलो पोटास की आवश्यकता होती है। लेकिन हमें करना क्या है कि हमको इस टॉप ड्रेसिंग के लिए नहीं इसको करना है। इसको सब हम जिस वक्त हम बुवाई करते हैं तो बुवाई के समय ही पूरी की पूरी मात्रा जो है वो हम खेत में पहले ही मिट्टी में मिला देते हैं। और इस तरीके से जो है हमारा जो है उर्वरकों की जो संस्तुति है वो पूरी हो जाती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जिस वक्त फूल आता है उस समय 1% यूरिया का घोल बना करके छिड़काव अवश्य करना चाहिए। 1% का मतलब हो गया 1 ग्राम
1 लीटर पानी में। 1 ग्राम 1 लीटर पानी में यूरिया को घोलकर उसका छिड़काव जरूर करें। हाँ, और अगर ज्यादा मात्रा में बड़े क्षेत्र में लगा हुआ है जी, तो 1 किलो को 1000 लीटर पानी में घोल लें। उसी हिसाब से उसकी जो मात्रा है वो बढ़ा दें। तो इससे क्या होगा कि उसमें खीरे की जो फूल हमारा है उस समय अगर हम उसका छिड़काव यूरिया का कर देंगे जी, तो हमारे फूलों से फल जो है बहुत शीघ्रता से और बहुत ज्यादा मात्रा में बनेंगे। इसके अलावा और किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए? जहाँ तक सिंचाई की बात है जी, तो शुरू में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। उसके बाद जो है जैसे जैसे मौसम का मिजाज बदलता है तो मौसम के मिजाज जैसे जैसे मिजाज गर्म होता चला जाता है वैसे वैसे हम सिंचाई का जो अंतराल है वो धीरे धीरे कम करते चले जाते हैं। और जब फूल आ जाता है, फूल आने के समय से और फल के तोड़ने के समय से लेकर के अंतिम समय तक 5 से 6 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि इन सारे बिंदुओं का ध्यान जरूर रखना होगा खीरे की जब भी हम खेती करें। और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब आपको देंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। कद्दू कुल में सब्जियों में गोबर या कंपोस्ट की खाद का बहुत बड़ा महत्व है और जो भी संस्तुति दी जा रही है उसका 1/3 मात्रा जो है वो गोबर या कंपोस्ट की खाद से पूरा कर दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें खेती की और आज हम बात कर रहे हैं उसकी जिसके बिना सलाद अधूरी होती है, यानी ककड़ी और खीरे की। ब्रेक में जाने से पहले हम खीरे के बारे में बात कर रहे थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आपको ना पता हो तो नोट कर लें। जिन महिलाओं को मासिक धर्म में कोई दिक्कत होती है, खीरे को कसकर अगर आप उसको कद्दूकस करके दही के साथ हींग और जीरा मिलाकर खाएंगे तो ये रायता आपकी सेहत के लिए तो अच्छा होगा ही, साथ ही मासिक धर्म से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। बढ़ते आगे और अब बात खीरे की खेती से जुड़ी हुई हम कर रहे थे। डॉक्टर साहब, सिंचाई की बात हुई थी, उर्वरकों की बात हुई। इसके अलावा इसकी जो जब हम खेती करते हैं रोग हो गए, कीट हो गए और तमाम बिंदु हो गए, कैसे कैसे क्रमवार तरीके से वो सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए किसान को? देखिए, जब हमारी उर्वरक की बात हो गई, सिंचाई की बात हो गई, हमने उसके खरपतवारों को नष्ट कर दिया, तो अब बात आती है मुख्य जो है वो रोग और कीट की बात। तो यहाँ तक खीरा में जो है रोग लगने की बात होती है, कौन कौन से रोग लगते हैं, तो सबसे मुख्य रोग है पाउडरी मिल्ड्यू। इसमें जो है पत्तियों पर जो है सफ़ेद सफ़ेद जम जाता है और धीरे धीरे जो है प्रकाश संश्लेषण यानी भोजन बनाने की क्रिया जो है अवरुद्ध होने लगती है और पौधा कमज़ोर हो जाता है, पत्तियाँ धीरे धीरे जो है वो नष्ट होने लगती हैं। इसके लिए जो है कैराथीन दवा रसायन अगर मिल जाए तो कैराथीन, और अगर ये नहीं मिलता है तो वावस्टीन को ले लें। और वावस्टीन जो है एक दोनों में से, कैराथीन या वावस्टीन दोनों में से 1% का घोल बना करके और इसका हम छिड़काव करें। लेकिन एक बात मैं इससे पहले और कहना चाहूँगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऐसी अवस्था में जो भी हम बीज बो रहे हैं उसका पहले ही हम थीरप, कैप्टान या वावस्टीन दवा जो रसायन हैं उनसे बीज को उपचारित करने के पहले ही अगर हमने ये प्रिकॉशन ले लिया है, बोते समय उपचारित कर लिया है, तो इन बीमारियों के लगने के जो है चांसेस बहुत कम रहेंगे। मतलब आमतौर पे हम कोई भी खेती करें, भूमि का उपचारण और बीज का उपचारण अवश्य कर लें। अवश्य कर लें। हाँ, ये बहुत आवश्यक है। उसके बाद दूसरी बीमारी जो लगती है वो है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू भी बिल्कुल पाउडरी मिल्ड्यू की तरह ही ये बीमारी है और बड़ी खतरनाक बीमारी है। तो इसके लिए जो है डाइथेनियम 45 0.2% का घोल बना करके और इसका छिड़काव करें। यदि डाइथेनियम 45 जो है वो नहीं मिलता है तो मेटालेक्सिल जो है एक रसायन है जिसका 0.2% का घोल बना करके और हम इसका छिड़काव करें तो उससे हमें बीमारी से निदान मिल जाएगा। इस तरीके से ये 2 मुख्य रोग हैं जो खीरे में लगते हैं। और कीट इसमें कौन कौन से इसको नुकसान पहुंचाते हैं? देखिए, जहाँ तक बात आती है कीट की, तो एक तो जितने भी कद्दू कुल की सब्जियां हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो लगने वाला कीट है वो है लाल बीटिल, जिसको हम कहते हैं रेड पंपकिन बीटिल। अब इसकी पहचान ये है कि ये कीड़ा तोड़ने वाला है
और ये शुरू शुरू में जैसे ही पौधा उग करके तैयार होता है वैसे ही ये इतनी बढ़िया पत्तियां, कोमल पत्तियों पर भी बैठता है और उसका जो जितना हरा भाग है वो सब खा लेता है और बिल्कुल जाली नुमा बस पत्तियां रह जाती हैं। और उसकी अवस्था ये हो जाती है कि यदि ज़्यादा बीटिल लग गई है तो पौधा का पौधा पूर्ण पौधा ही नष्ट हो जाता है। और इसकी पहचान ये है कि इसकी जो पीठ होती है बिल्कुल गोल होती है और गुलाबी रंग की होती है। तो अगर ये कहीं बैठी हुई मिल जाती है तो हमको फसल पर, तो हमको तुरंत ये सोच लेना चाहिए कि इसका निदान करना बहुत परम आवश्यक है। तो ऐसी दशा में अगर हमारी बीटिल लगी हुई है तो कार्बोरिल का 2 ग्राम जो है लेकर के 1 लीटर पानी में हम घोल करके और इसका छिड़काव करें तो हम लाल बीटिल से निदान पा सकते हैं। उसके बाद आती है फल वाली मक्खी, जो अपने अंडारोपक की सहायता से अपने अंडे देती है छिलके के नीचे, और छिलके के नीचे जैसे ही अंडा देती है वैसे ही वहाँ से आप देखें भूरा रंग का एक स्पॉट बन जाता है और इस स्पॉट से जो है इसका रस निकलना शुरू हो जाता है। और रस निकल करके धीरे धीरे रस निकलता रहता, सूखता रहता, निकलता रहता, सूखता रहता, जिसको हम ये कहते हैं कि फल काना हो गया। तो अगर हमको कहीं पर ये महसूस हो रहा है कि फल वाली मक्खी हमारे खेत में है तो फल आने पर ही तुरंत जो है हम रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके लिए जो है मैलाथियान 50 EC 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें। लेकिन अगर हमारी तुड़ाई के मध्य में, पहली तुड़ाई हो चुकी है, अब दूसरी तुड़ाई करनी है, तीसरी तुड़ाई करनी है, और इस मध्य में जो है हमको ये फलवेदक का उपचार करना है तो किसी रसायन का प्रयोग ना करें। जाहिर सी बात है कि वो फसल उसके लिए क्या है कि नीम अर्क का मतलब हुआ 40 ग्राम निवौली को आपने लिया जी, और 1 लीटर में जो है उसको करेंगे क्या कि निवौली को खूब पहले अच्छा बारीक पीस लेंगे। जब बिल्कुल पाउडर की तरह हो जाएगी तो पानी में खूब अच्छी तरीके से डाल करके और डंडे से चला करके खूब अच्छी तरीके से घोल करके और फिर इसका छिड़काव करेंगे। तो इससे जो है हमारा फली वेदक का जो है हमारा पूर्णतया जो है निदान हो जाएगा। जी बिल्कुल, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि उपज भी अच्छी होगी और मुनाफा भी अच्छा मिलेगा। इसी के साथ हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले ये बात ज़रूर अपने ध्यान में रखें कि जब भी आप खीरे का सेवन करें किसी भी तरीके से ये बासी नहीं होना चाहिए, कहीं से गला हुआ नहीं होना चाहिए, और खीरे को खाने के तुरंत बाद पानी कतई ना पिएं, वरना ये फ़ायदा पहुँचाने की बजाय नुकसान भी पहुंचा सकता है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ककड़ी से जुड़ी हुई। छोटा सा ब्रेक। ये बीमारी जो है सिराओं और पर्ण फलक पर जो है ये कोण के युक्त पीले धब्बे बनते हैं और इन धब्बों से जो है जो पौधा पूरा पत्ता जो है पीला पड़ने लगता है और बाद में जो है पौधा भूरे रंग का, ये पत्ता जो पीला है ये भूरे रंग का हो जाता है और धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि बार बार कद्दू कुल की फसलें ना लें, फसल चक्र में कद्दू कुल की फसलों का ध्यान रखें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है बातें खेती की में, और मैं हूं याशु गांधी। डॉक्टर अवधेश शुक्ला विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं और आज हम बात कर रहे हैं खीरे और ककड़ी की। ब्रेक में जाने से पहले खीरे की खेती के बारे में डॉक्टर साहब बता रहे थे और अब बात करते हैं वालम काकरी करकटी यानी कि ककड़ी की। डॉक्टर साहब, ककड़ी में कहा जाता है कि खीरे में जितना पानी होता है 96% पानी कहा जाता है, ककड़ी में उससे ज्यादा होता है। स्वाद में भी अच्छी होती है, सेहत के लिए भी अच्छी होती है, लेकिन जब ये खेत में होती है तो उसकी सेहत को संभालने और संवारने के लिए किसान क्या क्या करे जब इसकी फसल जमकर तैयार हो जाए? देखिए, ककड़ी भी जो है वो कद्दू कुल की है सब्जी, और खासकर आपने देखा होगा कि जो नदियों के किनारे जहाँ खरबूज, उसी के साथ ये ककड़ी भी लगाते हैं। खेत में लगाने की अपेक्षा यदि हम नदियों के किनारे लगाते हैं तो इसमें कीड़े भी बहुत कम लगते हैं, बीमारियाँ भी बहुत कम लगती हैं। अब चूंकि जैसे खीरा का आपने देखा तना जो है वो कमज़ोर होता है, या तो वो फैलता है और या फिर जो है उसका जो है जाल बना करके उसको हम करते हैं। तो जो नदियों के किनारे हैं वो तो अपना जो है कूड़ों में लगाते हैं और उसके बाद वो फैलती रहती है और फैलने के बाद फिर उसको फसल हमको मिलती है। लेकिन जब किसान लगाए तो किसान के लिए हम ये कहेंगे कि अगर अच्छी फसल लेनी है
तो वो जाल बना करके उस पर फैला दें ताकि ऊपर। पर्याप्त स्थान मिले इसकी हाँ, बढ़त उससे होगा क्या कि जब ककड़ी लटक उसमें जो आएगी तो लटकेगी और लटकेगी तो उसका आकार भी बढ़िया होगा, बढ़ेगी भी, लंबाई भी उसकी बढ़ जाएगी। तो ऐसी दशा में जो है जाल बनाना परम आवश्यक है। अब बात आती है खरपतवार की। जी बिल्कुल। तो इसके लिए जो है हम निराई और गुड़ाई करें और निराई गुड़ाई करके जो है खरपतवारों को निकाल दें। कहने का तात्पर्य यह है कि कद्दू कुल में ज़्यादातर जो है बिल्कुल कर्षण क्रियाएं जो है करीब करीब एक सी होती हैं, एक सी बीमारियां लगती हैं। तो अब खरपतवार हम जो है इसमें से हम निकाल देंगे और निकाल देने के बाद बात आती है उर्वरक की। जी। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि कद्दू कुल में सब्जियों में गोबर या कंपोस्ट की खाद का बहुत बड़ा महत्व है और जो भी संस्तुति दी जा रही है उसका 1/3 मात्रा जो है वो गोबर या कंपोस्ट की खाद से पूरा कर दें। तो पहले बूम की तैयारी करते समय गोबर कंपोस्ट की खाद 250 क्विंटल पर हेक्टेयर डाल दें। उसके बाद शेष बची हुई उर्वरकों की जो 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फेट, 50 किलो पोटास जो है उसमें से पूरी मात्रा जो है वो हम बुवाई के टाइम पर डाल देंगे। जिस वक्त फूल आ रहा हो उस वक्त 1% यूरिया का घोल बना करके और उसका छिड़काव कर दें। तो इस तरीके से हमारी उर्वरकों की जो पूरी मात्रा है, जो आवश्यकता है फसल को, वो हमारी पूरी हो जाएगी। अब बात आती है रोग और कीट की। तो देखिए जैसे और कद्दू फसल कुल वाली फसलों में लगती है उसी तरीके से इसमें भी पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू जो है ये जो है लगती है। और पाउडरी मिल्ड्यू के लिए जो है कैराथेन या बावास्टीन का 1% घोल बना करके और छिड़काव करते हैं। और इसी तरीके से डाउनी मिल्ड्यू के लिए जो है डाइथेनियम 45 का 1% का घोल बना करके इसका छिड़काव करते हैं। मतलब आमतौर पे वही सारी प्रक्रिया और वही उन्हीं सारे बिंदुओं का ध्यान रखना है जो हम कद्दू कुल की दूसरी सब्जियों में करते हैं या हम खीरे की अभी बात कर रहे थे जैसे कि हम खीरे में करते हैं। इसमें एक जो रोग और है वो है चूड़ित आरसिता। जी। ये जो है पत्तियों पर और तने के बीच में गोल सफेद जो है कवक के विस्तार होने लगता है, कवक का विस्तार होता है और पत्तियों पर पीले धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से जब पौधा धीरे धीरे जब पीला होने लगता है और पौधा जो है समाप्त हो जाता है, तो इसके लिए भी जो है कैराथेन 0.6% या सल्फेक्स 0.2% का घोल बना करके और 10 दिन के अंतराल पर 2 या 3 दिन बाद छिड़कें तो उससे जो है वो हमारा निदान मिल जाता है। दूसरी एक बीमारी और है मृद रोपित आश्रिता। ये बीमारी जो है सिराओं और पर्ण फलक पर जो है ये कोण के युक्त पीले धब्बे बनते हैं और इन धब्बों से जो है जो पौधा पूरा पत्ता जो है पीला पड़ने लगता है और बाद में जो है पौधा भूरे रंग का, ये पत्ता जो पीला है भूरे रंग का हो जाता है और धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि बार बार कद्दू कुल की फसलें ना लें, फसल चक्र में कद्दू कुल की फसलों का ध्यान रखें अगर इस तरीके की बीमारी लगी हुई है। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें, हाँ देखिए ऐसा एक बार अगर हमने कद्दू कुल की ले ली है तो दोबारा हम फिर कद्दू कुल की फसल जो है ना लगा करके फसल चक्र में दूसरी फसल में बदलाव करें। और उसके बाद जो है मैंगो जेब जो है 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से जो है इसका छिड़काव करें। तो इस तरीके से जो रोग हैं इनसे हम निदान प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है कीट की। इसमें भी उसी तरीके से थ्रिप्स लगता है। थ्रिप्स रस चूसने वाला जो है कीड़ा है और ये कीड़ा जो है रस चूस करके पत्तियों को पीला कर देता है और पीला करने के बाद जो है वो धीरे धीरे जो है वो पौधे को नष्ट करता है। तो इसके लिए जो है कार्बारिल 2 ग्राम पर लीटर जो है पानी में घोल करके 2 ग्राम ले लिया हमने कार्बारिल और 1 लीटर पानी में घोल करके और इसका हमने छिड़काव कर देंगे तो उससे हमें फायदा होगा। इसी तरीके से कद्दू कुल का जो मैंने बताया भयंकर सबसे ज़्यादा कीड़ा है वो है लाल बीटिल। जी अभी आप बता रहे। हाँ, जिसको मैं रेड पंपकिन बीटिल के नाम से भी बताया था। ये कीड़ा तो शुरू में ही जो है अगर लग गया तो समझ लिया पूरी फसल की फसल नष्ट हो जाती है, दोबारा हमको फिर से बोने की नौबत तक आ जाती है क्योंकि ये बिल्कुल हरा पदार्थ जो पत्ती के ऊपर होता है सब खा लेता है, खाली सिराएं रह जाती हैं। तो ऐसी दशा में शुरू में ही अगर हमको इसका प्रिकॉशन लेनी है, बराबर हम उसको वॉच आउट करते रहें कि ये कीड़ा लगा तो नहीं है। अगर ये लाल बीटिल लग जाता है
तो हमको कार्बोरिल 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव कर दें, और छिड़काव करने से जो है ये जो है कीड़ा नष्ट होगा। तो इस तरीके से पौधे हमारा जो है स्वस्थ बना रहेगा। यानी कि एक तो ये कि समय समय पे निरीक्षण अवश्य करते रहें अपनी फसल का, कि कोई कीड़ा लग तो नहीं रहा या लगने वाला तो नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसे में अगर पहले से उसका उपाय कर लिया जाए, उपचार कर लिया जाएगा तो फसल को कम से कम नुकसान होगा। साथ ही आपने एक बहुत ही अहम जानकारी दी कि कद्दू कुल की जो सब्जियां होती हैं, जो सी खेती है, वो लगातार अपने खेत में ना करें, उसमें फसल चक्र में जो है वो बदलाव करते रहें। इसके अलावा डॉक्टर साहब, वक्त की कमी है, अगर संक्षेप में कोई और अहम बिंदु रह गया हो या कोई कीट अगर रह गया हो तो हमें देखिए बताएं। एक कीट जो है आपका फल वाली मक्खी जी, तो फल वाली मक्खी के लिए मैं बता चुका हूं कि ये मक्खी जो है फल पर जो है अंडरोपक की सहायता से छिलके के नीचे अपना अंडा देती है। तो अंडा देते ही वो भूरे रंग का जो है छेद बन जाता है, उससे धीरे धीरे फल का रस निकल कर ऊपर जम जाता है। तो फल जो है वो देखने में जो है उस ग्रुप दिखाई देता है, उसकी सुंदरता नष्ट होने लगती है। तो उस पर जो है आपका नीम अर्क यानी निमौली 40 ग्राम निमौली को पीस करके 1 लीटर पानी में घोल करके और छिड़काव करें तो उससे हमारा छुटकारा मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान दोस्तों को दी। किसानों के लिए जो भी आपने लाभान्वित बातें की उसके लिए मैं खुद स्वयं आपका महान आभारी हूँ। और इसी के साथ अगर आप हमसे कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं या कोई बात साझा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है bkk@greentvindia.com। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 012049800000 और 4980011। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें और हमें लिंक भेजें info@greentvindia.com पर। SMS या WhatsApp करें 9769577049 पर। तो उम्मीद है कि ये पता आपने जरूर नोट कर लिया होगा। आप हमसे संपर्क करने की तैयारी कीजिए, लेकिन इस अंक में इतना ही। याशु को दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।